नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने देख लिया है कि आज हम मध्य प्रदेश ईएसबी सब इंजीनियर के जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा होगा हाल ही में मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम व्यापम भी कहते हैं, उसके द्वारा एक एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था और उस एग्जाम कैलेंडर में ये बताया गया था कि अगस्त 2024 में जो है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। आपको पता है मध्य प्रदेश में, है ना, इंजीनियर यदि आपको गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है तो या तो एई की परीक्षा होती है या फिर सब इंजीनियर की परीक्षा होती है। तो एई की परीक्षा जो है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है और सब इंजीनियर का जो एग्जाम है वो व्यापम के द्वारा वनडे फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर हमारे द्वारा एक आगाज बैच चलाया जा रहा है। आप उसे द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप आगाज बैच में लगभग मध्य प्रदेश सिविल इंजीनियरिंग का सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। लाइव क्लासेस अभी हाल ही में चल ही रही हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हमारे द्वारा दिए जाएंगे। उसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो 5000 प्लस एमसीक्यूज की एक सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी सॉल्यूशन के साथ। टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी और नोट्स और पीडीएफ भी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप हाल ही में ज्वाइन करते हैं तो 10% आपको उसमें ऑफ मिलेगा। आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी आपको पता है जैसे ही मई का एक महीना चल रहा है, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। मई का महीना जैसे ही बीतेगा, लगभग लोकसभा इलेक्शन जो है लगभग खत्म होने वाले होंगे। उसके बाद जब जून में रिजल्ट आएगा तो मे भी पॉसिबिलिटीज है कि जब आदर्श आचार संहिता हटेगी और उसके बाद जो है भर्तियों का सिलसिला ये जो है वो चालू होगा। यदि हम आज की डेटा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मेन कंपोनेंट होता है हमारा मध्य प्रदेश, है ना, ईएसबी। जो मध्य प्रदेश ईएसबी का जो सब इंजीनियर का एग्जाम होता है एक्चुअली वो 200 प्रश्नों का होता है, सभी को पता होगा। आज हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। 200 क्वेश्चन में आपको पता है कि जो 100 क्वेश्चन आते हैं वो आपके टेक्निकल वाले पोर्शन से होते हैं और जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन से होते हैं। नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन के फॉर्म में यदि हम बात करते हैं तो ये 7 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें आपका जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको देखने को मिलता है। तो हम ये आशा करते हैं बच्चा कि आपसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत अच्छा आप करके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है ये ऐसे जो है सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम कहीं पर फोकस कर सकते हैं तो वो है आपका जनरल साइंस, है ना, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इनको भी आपको बहुत अच्छे से रीड करना होगा। आज हम जो डिकोड करने वाले हैं इस लेक्चर में वो डिकोड करने वाले हैं जनरल साइंस वाले पोर्शन को। जनरल साइंस के लगभग आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको प्रत्येक पेपर में देखने को, देखो सीधी सी बात है, 7 सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं। 100/7 करते हैं तो 14 सत्ते 98, है ना। 14 कुछ किसी के भी, मतलब इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के 15th या फिर 16th भी पूछे जा सकते हैं। बाकी लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। साइंस के क्वेश्चंस को जब हमने डिकोड किया है तो हमने पाया है, देखो पहले हम थोड़ा सा जीके के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले हम जीके के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं उसमें देखो 14 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं जीके के। अब इन 14 से 15 क्वेश्चंस को जब डिकोड किया जाएगा, मतलब आपको देखेंगे लास्ट, देखो ये डिकोड जो चल रहा है ये स्पेशली चल रहा है जो मध्य प्रदेश व्यापम का जो लास्ट एग्जाम हुआ था सब इंजीनियर का, वो हुआ था 2022 में। तो 2022 अब देखो 2024 में एग्जाम होने तो बहुत ज्यादा अंतर चुकी नहीं है समय का, तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग पैटर्न जो है वो वही रहेगा जो 2022 वाले एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो एक तो हम ये मान के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम आपको 2022 में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उन, है ना, टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से कवर करके रखें। एटलीस्ट वो टॉपिक जो 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे उनको हमें बहुत अच्छे से रेडी करके चलना है। उस टॉपिक के आसपास भी यदि कोई नियर बाय भी आपको टॉपिक देखने को मिलता है तो वो भी आपको बहुत अच्छे से रीड
करना है। बाकी जनरल नॉलेज को जब डिकोड किया गया तो इसमें हमें बहुत ज्यादा जो देखने को मिला वो देखने को मिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मध्य भारत का संविधान, बहुत सारे आर्टिकल्स वहां पे पूछे गए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहां पर पूछे गए, है ना। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश का जीके बहुत सारा पोर्शन में देखने को मिला। करंट अफेयर्स, इसमें हमें तीनों करंट अफेयर्स देखने को मिले, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर हो, नेशनल करंट अफेयर भी आपको देखने को मिला, है ना, इंटरनेशनल भी देखने को मिला और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी देखने को मिला। तो ये तीनों करंट अफेयर भी मेरे द्वारा टाइमली आपको बेहतरीन तरीके से और हम ये कहें टॉपिक वाइज आपको करा दिए जाएंगे, वो चाहे सूचकांक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश मतलब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बाहर किए गए दौरे हों या समझौते हों, है ना, या फिर नेशनल मीटिंग्स हो, चाहे वो WHO की मीटिंग हो, चाहे वो, है ना, यूनेस्को की मीटिंग हो, जितनी भी मीटिंग्स हैं उन सभी को टॉपिक वाइज आपका करंट अफेयर मेरे द्वारा इसी चैनल पर आपको जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी भी बहुत अच्छी मात्रा में पूछी गई और हिस्ट्री भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। इसके अलावा थोड़ा सा यदि आप चाहें तो मिसलेनियस वाला पोर्शन भी देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए, चाहे वो किसी ना किसी अवार्ड के बारे में पूछे गए हों, किसी ना किसी का निकनेम पूछा गया हो, या फिर किसी ना किसी किले के बारे में, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में हो, मतलब राजस्थान के वो चाहे 5 किले हो, मध्य प्रदेश के खजुराहो के टेम्पल्स हो, या फिर साउथ के कुछ किले पूछे गए थे। तो ऐसे अलग अलग समय पे अलग अलग जो है वो किले जो हैं वो आपसे पूछे गए। संगीत के अलग अलग घराने वाले क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले कि मध्य प्रदेश में जैसे आपको मैहर में एक संगीत घराना देखने को मिलेगा, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है ग्वालियर के घराने से, इंदौर के घराने से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो डिकोड हो गया आपका जनरल का, जीके का, और बहुत नॉर्मल डिकोड है, इसको हम बहुत डिटेल में भी आपको लेकर आएंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। इस जनरल साइंस में आप यदि देखो नॉर्मल सिलेबस देखेंगे तो नॉर्मल सिलेबस में आप पाएंगे सर कि फिजिक्स पूछा जाएगा, सर आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी, सर आपसे बायोलॉजी पूछी जाएगी, इसके बाद आपको कुछ मात्रा में हम टेक्नोलॉजी भी पूछ सकते हैं सर आपसे। इसके बाद बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, तो उनके बारे में पूछ सकता है, बहुत ही नॉमिनल सम। और ये सब जो पूछा जाना है, साइंस जो सिलेबस है वो पूछा जाएगा 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड का मतलब 10वीं क्लास की परीक्षा तक। और आप यकीन नहीं मानेंगे, अब 2022 का जब पेपर उठा के देखेंगे तो 80 से 90% वही पूछा गया है जो उन्होंने बोला था, मतलब 10th स्टैंडर्ड का ही साइंस उसमें पूछा गया है, जो कि आज हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मोस्टली पूछी जानी है तो फिजिक्स पूछी जाएगी या फिर आपसे केमिस्ट्री पूछी जाएगी या फिर आपसे बायो पूछी जाएगी। देखो 3 शिफ्ट तो 4 शिफ्ट 3 दिन का पेपर मेरे द्वारा एनालिसिस किया गया, मतलब लगभग आप ये मान के चलें कि लगभग 90 क्वेश्चंस के आसपास मेरे पास थे। उसमें हमने देखा कि लगभग 12 से 13 प्रश्न, ठीक है, फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के भी 11-12 क्वेश्चंस थे और बायो के 15 से 16 क्वेश्चंस थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बायो जो है वो बहुत थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया, मतलब हम ये नहीं कहेंगे एक्सट्रीमली पूछा गया है। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बराबर का कंपटीशन था, लगभग जितने क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे गए उतने ही क्वेश्चंस मुझे केमिस्ट्री के दिखे। हालांकि केमिस्ट्री में जो मोनोपोली थी वो मेटल और नॉन मेटल वाला जो पोर्शन होता है हमारा, जो हमारा टॉपिक होता है ये क्या कहें, तो उसकी जो है वो बहुत ज्यादा मोनोपोली देखिए, मतलब यदि आप एक टॉपिक केमिस्ट्री में कर लेते हैं तो आपको 50 से 60% क्वेश्चंस वहां से देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, बायो में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा, है ना, डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है हर शिफ्ट में। जैसे एक शिफ्ट में यदि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया है तो अगली शिफ्ट में न्यूट्रिशन, और देखो न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट वाला जो चैप्टर है वो मेन चैप्टर का हिस्सा है न्यूट्रिशन, पोषण वाले। पोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, आपके विटामिन आते हैं, आपके हार्मोन्स आते हैं, आपके फैट आता है ना, एमिनो एसिड्स आते हैं, तो ये प्रोटीन मतलब, है ना, तो ये सारा जो किसी में प्रोटीन पूछ लिया गया है, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स पूछ लिए गए हैं, किसी में विटामिन पूछ लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दो टॉपिक ऐसे हैं जहां पर क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो
उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जो जनरली आपसे पूछे जाएंगे। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को द सिविल पॉइंट को आप क्या रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सब इंजीनियर की जो तैयारी है वो आपको बेस्ट तरीके से, यहाँ पर बीपीएससी एई का भी कोर्स चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एमपीईएसबी सब इंजीनियर देखने को मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सामान्य विज्ञान जो है, मतलब साइंस, जो जनरल साइंस हमसे पूछी जानी है, हमने उसमें सबसे पहले डिकोड किया है सर फिजिक्स को, कि सर फिजिक्स में क्या क्या पूछा गया। तो फिजिक्स में जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, उसमें वो देखने को मिलता है, सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फोर्स एंड मोशन, मतलब बल एवं गति। बायलिंगुअल जो है वो क्लास रहेगी, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। Which of the following external force is considered as the weakest magnitude force or the soft force, मतलब जो दिए गए बल हैं इन फोर्सेस में सबसे वीक कौन सा है। तो इसमें सबसे वीक जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि सर फोर्स वाला जो चैप्टर है वो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो बायोवेंट फोर्स हो, है ना, जितने प्रकार के भी फोर्स होते हैं, फोर्स से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो हमें बहुत अच्छे से पढ़कर चलने हैं। फोर्स में हम जब भी जनरली देखते हैं कि न्यूटन के जो है वो लॉ हमें देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पर जनरली आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। तो जो अब देखो, जनरली हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब आप बहुत डीप में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या मैग्नेटिक चुंबकत्व होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। उसके मुकाबले ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कम होता है ना। तो मतलब आप ये भी मान के चल सकते हैं, या फिर कम या ज्यादा आप ना माने, आप ये माने कि वीकेस्ट जो होता है मैग्नेटिक फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जो मैग्नेटिक होता है ये हाईएस्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है मैग्नेटिक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, फोर्स एंड मोशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। फोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो सेंट्रीपिटल हो, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल हो, बायोवेंट फोर्स हो, सारे फोर्सेस हमें बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। इसी तरह से मोशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं साथ में ही पढ़ते हैं, तो वहां से आपसे क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो चैप्टर हमें फिजिक्स में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सर वेव्स से, ठीक है साहब। वेव्स कौन कौन सी होती हैं सर, हम जनरली देखते हैं कि वेव्स दो प्रकार की होती हैं, एक मैकेनिकल वेव होती है और एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स अलग अलग होती हैं, देखो ऐसी दो वेव्स को भी अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर उसने ये पूछा गया है कि द वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड, जो हमें सुनाई देती है वो कौन सी होती है। अल्ट्रासोनिक नहीं साहब, हाइपरसोनिक नहीं साहब, और सुपरसोनिक नहीं। हमें जो सुनाई देती है वो क्या होती है, इंफ्रासोनिक वेव्स, है ना। एक्चुअली ये जो डिवाइडेशन किया गया है वो साउंड वेव्स का डिवाइडेशन है। ये साउंड जो होता है वो हम वेव्स के अंदर पढ़ते हैं, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स और एक होती हैं आपकी मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स में एक होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिनको ट्रेवल करने के लिए हमें किसी भी माध्यम मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको कहते हैं हम लाइट, इसके अंतर्गत आता है। और मैकेनिकल वेव्स जिन्हें ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता पड़ती है ना, ऐसी वेव्स साउंड वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स को हम तीन फॉर्म में बांट देते हैं, एक ऑडिबल, एक इंफ्रासोनिक और एक अल्ट्रासोनिक, है ना। ऐसी तो इंफ्रासोनिक जो होती हैं वो होती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कहां से कहां तक होती हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, ऐसी कहलाती हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। और यही वेव्स जो है वो हमारे कानों को सुनाई देती हैं, मतलब यही जो है वो ऑडियोबल रेंज को कवर करती हैं। तो इस तरह से हमें वेव्स वाला पोर्शन बहुत अच्छे से रीड करना है। देन हमें हीट वाला पोर्शन जो है वो भी अच्छे से पढ़ना है। हीट वाले पोर्शन में क्या आएगा सर, हीट वाले पोर्शन में हमें जनरली देखो फ्रॉस्ट पॉइंट, मतलब कब जो है वो
हिंदी वाले समझेंगे ओस कब जम जाती है। तो ओस कब जम जाएगी, 0 डिग्री जब सेल्सियस हो जाएगा। और फॉरेनहाइट में 0 डिग्री जो होता है वो होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट। मतलब सेल्सियस में यदि हम बात करोगे तो सर 0 डिग्री सेल्सियस, और जब हम फॉरेनहाइट में बात करेंगे तो 32 डिग्री फॉरेनहाइट ये होता है, ठीक है। तो फ्रॉस्ट पॉइंट जो होता है, मतलब कब ओस जम जाती है या बर्फ का टुकड़ा जम जाता है या बर्फ पानी हल्का हल्का सा जम जाता है, उसको कहते हैं फ्रोस्ट पॉइंट, और वो जमता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे। तो डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, है ना, या र्यूमर का, तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको पैमाना जो हम कहते हैं इनको हम बहुत अच्छे से रीड करना है। जनरली यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धारा वाले पोर्शन से। धारा या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको अमीटर, वोल्टामीटर, शंट, है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो कॉमनली एग्जामिनर जो है वो एग्जामिन करता है। अभी हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडायरेक्शनल। ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन लिए गए हैं सर सब इंजीनियर एग्जाम जो 2022 में संपन्न हुआ था वहां से लिए गए हैं, और उन्हीं को हमने डिकोड किया है कि सर ये वाले चैप्टर तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे साउंड वेव्स बहुत अच्छे से पढ़नी है ना, लाइट भी, चूंकि वेव्स पढ़ रहे हैं तो लाइट भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको फोर्स एंड मोशन वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, हीट वाला पोर्शन भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है, क्योंकि ये जो है ना पैमाने हैं, चाहे वो सेल्सियस पैमाना हो, चाहे फॉरेनहाइट हो, चाहे वो र्यूमर हो या केल्विन पैमाना हो, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट कौन सा है, तो वो है आपका डायरेक्ट करंट। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिलता है मिरर इमेजेस से। मिरर इमेजेस कौन सी होती हैं, इसमें हमें पढ़ना होता है सर मिरर। मिरर दो प्रकार के होते हैं साहब, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। देखो यदि अगस्त में ही परीक्षा होती है तो आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको टेक्निकल भी पढ़ना है और नॉन टेक भी पढ़ना है। ऐसे बच्चे जो 2022 के एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर से, देखो सबसे पहले तो अपने आप को कैटेगराइज करना सीखो, समझ रहे बात के लिए कि साहब हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने एग्जाम दिया ही नहीं था, आप उस कैटेगरी में हैं, या फिर आपने सर एग्जाम तो दिया था लेकिन 100 और 110 नंबर आए थे, मुश्किल से मुझे 10 से 15 नंबर कम रह गए थे, तो आपकी वो कैटेगरी हो गई कि आपको ये देखना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं टेक्निकल में, और इसके साथ साथ आपको नॉन टेक भी अच्छा करना है। फिर ऐसे बच्चे होंगे जिनके 125 से 135 नंबर आ गए थे, 130 नंबर आ गए थे, 1, 2 या 5 नंबर से उनका जो है वो मेरिट छूट गई थी, तो उनको पढ़ करनी है प्रैक्टिस, है ना। तो आप पहले ये क्लासिफाइड करो कि आप किस टाइप में आ रहे हैं, और उसके बाद आपको तैयारी करनी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टॉपिक देखो, टॉपिक तो आपको लगभग सभी जो भी आप कैटेगरी में आ रहे हैं आपको टॉपिक जरूर, ऐसे टॉपिक जरूर पढ़ लेने हैं जो टॉपिक एग्जामिनर एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा है, और नियर बाय मैं बता रहा हूं आपको उससे संबंधित जितना भी होगा वो मेरे द्वारा पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे उसने पूछा है रियल ऑब्जेक्ट कब बनेगा, the point where incident ray would meet if there were no mirror, the point object from the incident ray diverge। यही बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, जब इंसिडेंट रे क्या होगी, डाइवर्स होगी, उसी समय जो है वो रियल ऑब्जेक्ट बन सकता है, नहीं तो रियल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो मिरर वाला पोर्शन कहीं ना कहीं ये लाइट वाले पोर्शन के अंतर्गत भी आता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो मिरर वाला जो पोर्शन है वो लाइट के अंतर्गत जो है वो आता है। तो लाइट वाला पोर्शन या बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो रियल और जो रियल ऑब्जेक्ट है या फिर है ना सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट की आपको जो है वो जानकारी मिल जाएगी। देन उसके बाद कहीं उसने पूछा है एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड ऑफ मिनिमम, ये दूसरे पेपर में, वो दूसरे पेपर में पूछा था उसने ऑडियोबल रेंज, यहाँ थोड़ा सा बदल के पूछा है, मतलब उस टॉपिक को उसने जो है वो लिया है। मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो ह्यूमन बीइंग के हियर सुनने की होती है वो होती है 20 हर्ट्ज, और ये जाती है मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक।
ये आप सभी को मेरे हिसाब से तो पता होगा, या इसी को हम 20 किलोहर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिक्स वाला पोर्शन, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है साहब, ये बहुत अच्छे से रीड करना है। फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है। इसके बाद वेव्स बहुत अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो लाइट हो चाहे वो साउंड हो। इसके बाद हीट वाला पोर्शन जो होता है, जिसमें पैमाने होते हैं, है ना, अलग अलग पैमाना होता है नापने का, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेनी है, रियल और मिरर इमेजेस वगैरह जो है ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। स्पेशली कॉनकेव मिरर वगैरह जो होता है, जिसकी 6 स्थितियां होती हैं, वो आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद कैलोरिक वैल्यूज वगैरह भी पूछी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी चला जाता है, फिजिक्स में भी आता है, और लाइट वाला चैप्टर भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सामान्य विज्ञान में, ये वही है MPPSC, सॉरी आपका मध्य प्रदेश व्यापम सब इंजीनियर केमिस्ट्री वाले पोर्शन को देखें कि सर केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक जो है से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया है सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले को देखा जाए यदि, तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसका क्वेश्चन नहीं लिया गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। यहाँ पर हमने देखा है कि एक शिफ्ट में नील्स बोर का पूछा गया था। आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो कहानी स्टार्ट होती है महर्षि कणाद से स्टार्ट होती है। महर्षि कणाद ने सबसे पहले कण बताया, फिर उसके बाद डाल्टन आ गए, डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। फिर नील्स बोर आए, फिर रदरफोर्ड, है ना, उसके बाद अबाउ का सिद्धांत आया, हुंड का बहुलता का नियम आया। तो ये थोड़े थोड़े से जो हमने पहले कहीं ना कहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। नील्स बोर चूंकि पूछा है, तो नील्स बोर कहीं ना कहीं डीप में ही हम मान के चलते हैं, तो चूंकि 10th स्टैंडर्ड में अब है, तो हम इसको अच्छे से रिकवर करेंगे। फिर उसने दूसरी शिफ्ट में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूछा है, तो कहीं ना कहीं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर चल रहा है। तो ऐसे टॉपिक हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में यदि आप पूछोगे सर हम मुझे तो केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है और मैं ना ही ज्यादा पढ़ पाऊंगा, तो मैं कहूंगा भैया आप केवल एक चैप्टर पढ़िए, वो है मेटल और नॉन मेटल। देखो आपको क्या पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल वाला जो पोर्शन है वो तो आपको अच्छे से कर ही लेना है, मेरे द्वारा बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको केवल सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल जो होती है ना, इस पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। यदि आपने इसका बहुत अच्छे से नॉलेज ले लिया तो आप ये मान के चले केमिस्ट्री के यदि आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं 14 में से, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसी पीरियोडिक टेबल में से आएंगे, या किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे ये पूछा गया है ना, व्हाट विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। सीधी सी बात है, क्लोरीन गैस कौन है भैया, ओजोन लेयर को कौन उसका नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है क्लोरीन गैस। कौन पहुंचा रहा है, क्लोरीन गैस जो है। तो आयोडीन के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता कर लेना है, थोड़ा सा हमें ब्रोमीन के बारे में पता कर लेना है, थोड़ा सा सल्फर के बारे में पता करने कि भैया क्या है सल्फर, किस लिए यूज होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेटल और नॉन मेटल वाला पोर्शन जो है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इसी में एक और चैप्टर आता है मेटलॉइड वाला, जिसको हम हिंदी वाले कहते हैं उपधातु। मतलब मेटल धातु है, नॉन मेटल नॉन अधातु है। तो धातु और अधातु के बीच की जो धातुएं हैं, जो मेटल हैं, उनको कहते हैं मेटलॉइड। मतलब उपधातु मतलब जो धातु के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातु के भी गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको उपधातु कहा जाता है। और ऐसे मेटलॉइड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी कैटेगरी, उनकी जो है प्रॉपर्टीज आपसे एग्जामिनर एग्जामिन करता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पहले तो यही बता दो कि मेटलॉइड कौन सा है, स्कैंडियम है, गैडोलिनियम है, बोरॉन है या सीरियम है। तो आपको पता होना चाहिए मुश्किल से 7 से 8 आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे। कितनी मिलेंगी, 7 से 8। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
ऐसी कुछ बहुत पॉपुलर मेटलॉइड्स हैं जिनका उपयोग हम बहुत बड़े स्तर पर भी करते हैं। तो हम ये बहुत अच्छे से रीड करेंगे और ये वाला चैप्टर तो हम कम से कम 3 से 4 घंटे में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपकी लगभग आधी से ज्यादा केमिस्ट्री टिकी हुई है इसी चैप्टर पर, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स पर। ठीक है, उसके बाद यदि आप कहोगे सर कि क्या पढ़ना है, तो हम कहेंगे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एसिड बेस वाला जो पोर्शन है वो पढ़ लीजिए। और जब एसिड बेस वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं तो उसी में पढ़ लेते हैं पीएच वैल्यू वाला पोर्शन, है ना। जैसे एक शिफ्ट में 2022 में पूछा गया था एसिडिक एसिड जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है ना। तो सिरके में आपको देखने, है ना, आपको देखने को मिलेगा। एसिडिक एसिड कब देखने को मिलेगा, है ना, आपको देखने को मिलता है एसिडिक एसिड, है ना, सिरके में देखने को मिलता है। नींबू, देखो आपको याद क्या रखना है कि जो कि आपसे एक शिफ्ट में पूछ लिया गया है कि सर एसिडिक एसिड काय में पाया जाता है, तो अब फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि टार्टरिक एसिड काय में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड काय में पाया जाता है। तो जितने भी प्रकार के एसिड्स हैं, है ना, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। तो ये सारे एसिड्स आपको याद कर लेने हैं। यही होता है टॉपिक वाइज आपका अच्छे से रिवीजन कर लेना, या टॉपिक वाइज अपने टॉपिक को तैयार कर लेना, यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। अच्छा, वाटर वाला, एक वेस्ट वाटर वाला जो चैप्टर होता है वो हम हालांकि अपने सिविल इंजीनियरिंग में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन नॉन टेक वाले पोर्शन में भी अलग से पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें हम देखते हैं कि सर इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर में। क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं दो प्रकार की सर। पहली चीज तो वाटर ही दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है सर हार्ड वाटर और एक होता है सर सॉफ्ट वाटर। सर हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर होता है वो वाटर जिसमें यदि हम साबुन का झाग लगाते हैं, तो तुरंत उसमें झाग लग जाता है, वो होता है सॉफ्ट वाटर। लेकिन आपने डिटर्जेंट डाला, आपने साबुन लगाई और उसमें झाग नहीं बन रहा है, तो वो होता है हार्ड वाटर। अब वाटर में भी दो प्रकार की इम्प्योरिटीज होती है या हार्डनेस दो प्रकार की होती हैं, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो यहीं से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर इंडस्ट्री, है ना। तो वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसमें ना तो हैवी मेटल होंगे और ना ही उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से वेस्ट वाटर वाले पोर्शन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी भी गैसेस होती हैं, जैसे एलपीजी हो गया, ओजोन हो गया, वाटर गैस होती है, एक प्रोड्यूसर गैस होती है हाइड्रोजन के साथ, है ना। यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड मिला देते हैं तो, है ना, ये दो तीन प्रकार की गैसें होती हैं, हम आपको बताएंगे। एक वाटर गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस होती है, ओजोन गैस होती है, एलपीजी गैस होती है, जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूछ लिया, अभी हमसे नील्स बोर का पूछा था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में वायु के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया है थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो वायु के पोर्शन में भी हम जब प्रवेश करते हैं तो देखो पाते हैं कि एक जैसे हमने देखा कि सर मेटल और नॉन मेटल वाला पोर्शन केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा हाइप कर रहा है। इसी तरह बायो में भी हम बात करते हैं तो डिसीज वाला जो पोर्शन है ये, और एक न्यूट्रिशन वाला, दो ये टॉपिक यदि आप कर लेते हो तो आपकी 50% बायो कंप्लीट हो जाएगी। 50% आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, डिसीज से या फिर न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, इसमें आपको विटामिन पढ़ने हैं, फैट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, ठीक है, केमिकल नेम पढ़ने होते हैं, विटामिन वगैरह के पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे और ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक। तो क्या होता है, सेल जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है और एक यूकैरियोटिक जो है सेल पाई जाती हैं। ऐसी सेल जो प्रारंभिक अवस्था में होती हैं, जो प्राइमेटिक स्टेज में होती हैं, स्टार्ट होता है जो बैक्टीरियल जो होती हैं सेल्स उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जो सेल डेवलप हो चुकी होती हैं उनको यूकैरियोटिक जो है सेल
कहा जाता है? तो ऑनियन पील्स, शीक सेल्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो शैवाल होते हैं, आपने तालाब में या फिर नदी में शैवाल वगैरह हरी जो ग्रीन एल्गी देखी होगी, वो होती हैं प्राइमरी प्रिमिटिव, है ना, सेल्स होती हैं। उनको जो है वो क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण मानी जाती हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा क्या होता है? हैजा होता है। हैजा में क्या होते हैं? उल्टी होता है और दस्त जो है वो लगातार होते हैं। तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन मतलब डिसीज पूछी गई है और डिसीज में भी थोड़ा सा डीप में पूछा गया है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ के जाएंगे डिसीज वाले पोर्शन को, ठीक है। इसी डिसीज में हमें पढ़ना होता है वायरस से होने वाली डिसीज कौन सी होती हैं, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन सी होती हैं, है ना, ये पूछा जा सकता है, या प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज कौन सी होती हैं, है ना। इसके अलावा जेनेटिक कौन सी डिसीज होती हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इसी टाइप के टॉपिक से क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है। बाकी इंक्यूबेशन पीरियड कॉलेरा का होता है 1 दिन से 5 दिन तक, या फिर 5 घंटे से 5 दिन तक जनरली हमें एग्जाम में जनरली हमें किताबों में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो द टू लोअर चैम्बर ऑफ, देखो हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक लोअर चैम्बर होता है और एक अपर चैम्बर होता है। लोअर चैम्बर को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यही पूछा था उसने, मतलब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू रख के चलना है अपने ऑर्गन्स का, है ना। जैसे ब्रेन हो गया, आपको ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ के चलना है, आपको पढ़ के चलना है हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के चलना है, किडनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि नेफ्रॉन उसका बेसिक यूनिट होती है ना, कहाँ पाई जाती है, कितने ग्राम की होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है या फिल्ट्रेशन करती है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपको पढ़ के चलना है। बाइल जूस कहाँ बनता है? तो लीवर, किडनी, ब्रेन, ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है। तो हमसे पूछा गया है द टू लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर नोन एज द फॉलोइंग, तो उसको वेंट्रिकल कहते हैं, और जो अपर चैम्बर होता है उसको क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं या आर्ट्रियम कहा जाता है। अपर चैम्बर को क्या कहा जाता है? आर्ट्रियम। हिंदी वाले क्या कहेंगे? इसको आलिंद कहते हैं, और वेंट्रिकल कहा जाता है लोअर वाले चैम्बर को, ठीक है। दाया, है ना, आलिंद और बाया आलिंद अपर वाले पोर्शन को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा है ना, ये सारी चीजें हमने बताई दी आपको। ग्लैंड्स के बारे में बायो में वो वाला पोर्शन जिसमें ग्लैंड्स, ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे एंड्रिनल ग्रंथि के बारे में एक बार पूछा गया था, ओड़ो और लड़ो, है ना, एक हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्रंथि निकालती है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा टीसीएच, टीएसएच वगैरह जो हार्मोन होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में एग्जामिनर एग्जामिन करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट का भी रिप्रोडक्शन सिस्टम थोड़ा सा हमें नॉलेजेबल होना चाहिए। तो ये था आपका बायो की कुछ महत्वपूर्ण, है ना, आपके टॉपिक, जैसे सेल, है ना, प्रीकैरियोटिव और यूकैरियोटिव होती है, सेल की और भी इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेंगे। फिर डिसीज बहुत अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो वायरस से होने वाली डिसीज हो, चाहे वो बैक्टीरियल से होने वाली डिसीज हो। ये पढ़ने के बाद हमें थोड़ा सा ह्यूमन ऑर्गन, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, इनकी फंक्शनिंग और इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें देख लेने हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हम आपको अच्छे से बता देंगे। इसके अलावा हमें थोड़ा सा हार्मोनल चीजें भी पढ़नी है। हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? सर ग्लैंड से निकलते हैं, तो ग्लैंड्स का पता होना चाहिए और ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, एग्जामिनर ने पूछा था क्योंकि, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कि मैं जैसे आपको पता है CHO होता है, तो CHO किस रेशियो में होता है? 1:2:1 के फॉर्म में होता है। विटामिन होते हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है ना। इसके बाद भी आपको एमिनो एसिड्स होते हैं, वो आप फॉलिक एसिड्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी तरह के शानदार एनालिसिस के लिए और डिटेल क्लासेस के लिए आप हमारे आगाज बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 10% का ऑफ है। जैसे ही आप SAN
10 कूपन कोड यूज करेंगे 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। आपको डाउनलोड कर लेना है द 7 पॉइंट एप्लीकेशन, है ना। कल हम लेकर आएंगे नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन होता है जनरल नॉलेज, उसका एक डिकोड करेंगे और उसके बाद आगे जो है हम एक एक चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। जो लगभग डेट बताई गई है वो अगस्त 2024 बताई गई है। तो आप आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। आप कोई भी क्वेरी होती है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं कल।